अनुसंधान परक शिक्षा की बात की गई है, उसके मूल में कहीं कहीं हमारी यह जो पौराणिक विश्वविद्यालय की अवधारणा थी कि बच्चों को शिक्षा कहाँ तक और कितनी दी जाए और बच्चों को उसमें पाठ कैसे हो, इसके निमित्त भी चीजों को शामिल किया गया है। एक और इस प्रसंग में जो बात कहनी थी मुझे, वह यह कि यही वह कारण था जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, और उसकी जो शिक्षा प्रणाली थी उससे प्रभावित होकर कभी ह्वेनसांग या इत्सिंग भी आए थे और भारत की शिक्षा प्रणाली से प्रेरित और प्रभावित होकर यहाँ के का विद्यार्थी होना भी स्वीकार किया था। मगर धीरे धीरे जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसमें एक नए तरह के विश्वविद्यालय भारतवर्ष में स्थापित होते गए, तो क्रमशः वैश्विक दृष्टि से हमारी जो भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें परिवर्तन हुआ। तो नई शिक्षा नीति जो 1986 था और 21वीं शताब्दी में जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है, जो 28 जुलाई 2020 को मंत्रिपरिषद ने जिसको स्वीकृत किया है, उसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं और उसको अधिक व्यावहारिक, अधिक उन्नत और अधिक कार्य कौशल संपन्न बनाने का ध्येय रखा गया है। उस दृष्टि से बहुभाषिकता का जो महत्व है वह यह है कि जैसे भारतवर्ष में संविधान सम्मत 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मगर 22 भाषाओं को भारत में वही प्रमुखता आज नहीं है। मगर अलग अलग इतनी जनसंख्या वाला जो देश है और अलग अलग प्रदेशों में यह जो को मिलाकर जो संघ बना है, इसमें कहीं ना कहीं भाषा क्लेश भी है। और वह यह है कि किसी राज्य की भाषा को ज्यादा महत्व दे देना, किसी को कम कर देना। तो भारतवर्ष के सभी माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या उच्चतर शिक्षा हो, ये प्रारंभ से ही इन भाषाओं को कैसे उसमें शामिल किया जाए इसका डिजाइन किया गया है और इसके महत्व और लाभ को भी रेखांकित किया गया है कि इसका लाभ क्या हो। जैसे हिंदी में मान लीजिए कि कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं, वैसे हिंदी का जो शब्द भंडार है उसके बारे में हिंदी का मानना है कि हमारा शब्द भंडार तभी विकसित होगा जब उसमें तत्सम और तद्भव के साथ देशज और विदेशज शब्दावलियों का भी समावेश होगा। ये देशज और विदेशज जो शब्दावलियां हैं, यही निर्धारित करता है या यह हमको चिंतन का वह धरातल प्रस्तुत करता है कि इस शब्दावली का अमुक प्रदेश में, भारत के ही इस प्रदेश में इसके लिए कौन सी शब्दावली है। तो हम जो द्विभाषिया या अनुवाद के माध्यम से चीजों को लागू करने चलते हैं, उस समय जो हमको पारिभाषिक शब्दावली की समस्या होती है और जिसके कारण आज तक इंजीनियरिंग या कोई भी तकनीकी जो शिक्षा है उसमें अंग्रेजी के अलावा कोई किताब खोजने से नहीं मिलती है। तो यह भी कि मनुष्य का नैसर्गिक और सबसे उन्नत चिंतन अपनी भाषा में होता है। अपनी भाषा मतलब मातृभाषा, अपनी भाषा मतलब राष्ट्रभाषा, जिसमें आपकी आत्मा बसती है। तो उस दृष्टि से हम जब चीजों को ग्रहण करते हैं तो हमको एक नए तरह का रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे एक भोजपुरी या बजिका की शब्दावली है, लाल टुहटू, पियर ढुड्डू, उज्जर धप धप, हरियर कंचन। अब यह लोक भाषा का शब्द है, मगर दुनिया की किसी भी समृद्ध भाषा के पास रंगों के जिस प्रभाव, गाढ़ेपन और तीव्रता को यह शब्द व्यक्त करता है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, चाहे आप 1000 शब्द इसके बदले प्रयुक्त कर लीजिए। तो बहुभाषिकता के मूल में यह भी बात है कि किसी आदिवासी क्षेत्र की जो भाषा है, जैसे अभी यूनेस्को ने लगभग भारत की 197 भाषा को कह दिया कि ये डेड हो गई। अब धीरे धीरे अगर भारत की ऐसी ही 3000 भाषाएं अगर जिनका उपयोग अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। और वो डेड इसलिए हो गई कि उसके बोलने वाले भी घटते गए या ऐसी जगहों में जाकर बस गए जहां उस भाषा की जरूरत नहीं है।
और फिर जो आज का तकनीकी माध्यम है या प्रौद्योगिकी माध्यम है या जो टंकन की सुविधा है, उसमें उसको लिपि ही प्राप्त नहीं है, तो इसलिए भी वो भाषा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। ये नई शिक्षा नीति के निर्माण में उन भाषाओं को जो अभी तक कम से कम जीवित है, उनको जीवंतता कैसे प्राप्त हो। जैसे कोश में सारे शब्द होते हैं मगर वो मृत शब्द होते हैं, उनका जब वाक्य में व्यवहार हम करते हैं तब उनको जीवन प्राप्त होता है, तब उनमें गति आती है। और तब साहित्यकार या रचनाकार भी जो संस्कृति के पुरोधा होते हैं या संस्कृति के निर्माण में जिन तरह की कलाओं की भूमिका होती है, उसमें जब उनका व्यवहार होता है तब वो भाषा लंबे समय तक दीर्घायु होकर बनी रहती है। तो इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमारी प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा है मतलब संस्कृत, तो वहां से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली हिंदी से होते हुए और आज भी भारत में जैसे एक हिंगरेजी, एक हिंग्लिश जैसी, ये हिंग्लिश और हिंगरेजी भाषा नहीं है, ये भाषा की विकृति है, इसको भाषा को विकृत करने का, क्योंकि भाषा एक दूसरे से विलग होती है, उसके मूल में उसका क्रियापद होता है, क्रियापद जैसे ही बदलेगा तो भाषा की अपनी पहचान बदल जाएगी, भले उसकी लिपि वही होती है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक आइए, इस बीच में जितनी भी भाषाएं इस देश में आई हैं उनका वर्णमाला नहीं बदला है, उनकी बर्तनी नहीं बदली है ना। उसमें संस्कृत में जो क लिखते हैं वही बात हिंदी में भी और बजिका में भी, भोजपुरी में भी और मैथिली में भी लिखते हैं, यह इसकी सुसंबद्धता है। ये वैसे ही है जैसे एक माता पिता की कई संतानें होती हैं मगर उनका ब्लड ग्रुप एक होता है, यह ब्लड ग्रुप जो एक होता है यह उनको एक दूसरे से परस्पर जोड़ता है और इन्हें जोड़ने से ही संस्कृति का निर्माण होता है। तो जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं तो उसका अभिप्राय केवल यह होता है कि भारत में जितनी परंपराएं हैं, जितनी वो कला से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, दर्शन से संबंधित हो, विचार से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, उसका आपस में समन्वित होना, यानी एक दूसरे से खाद पानी लेकर विकसित होना। अगर जैसे हम मान लीजिए कि साहित्य पढ़ते हैं मगर ऐसा नहीं है कि मार्क्स हमारे यहाँ नहीं पढ़ना है, गांधी हमारे यहाँ नहीं पढ़ना है, विवेकानंद नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हम मानस भी पढ़ते हैं और दूसरे अनुशासन के लोग भी पढ़ते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग उत्तर आधुनिकता में जब ग्लोबलाइजेशन पर विचार करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एक तरह से आर्थिक दृष्टि है, वैश्विक आर्थिक दृष्टि का नाम ही एक तरह से वैश्वीकरण है, मगर हिंदी साहित्य भी उस पर विचार करता है कि यह हमारे संदर्भ में सही है कि गलत है, हमको इसको स्वीकार करना चाहिए विकासशील देश के नाम पर कि इसको अस्वीकृत करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी एक सुसंबद्धता एक दूसरे से होती है, वो होनी चाहिए। अभी जैसे पूरा भारतवर्ष भी ठान चुका है कि हमको डिजिटल ही होना है, हमको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी एक तरह से उपग्रह आधारित संचार प्रणाली। अब यह उपग्रह आधारित जो संचार प्रणाली है इसकी विशेषता है कि ये क्षण भर किसी को ठहरने नहीं देता है। आपको किसी भी रूप में, मतलब आपको जितना ज्ञान आज तक अर्जित कर चुके हैं, आप गूगल पर जाइएगा तो आपको एक नई बात दिखेगी, तो आपको लगेगा कि अभी तक जो हम जान रहे थे उसको तो आप बदलने की जरूरत आ गई। नई शिक्षा नीति का जो डिजाइन हुआ है इसमें केवल बदलाव की बात नहीं हुई, इसमें हुआ है कि आप उन चीजों को संयोजित करिए, जोड़िए परस्पर एक दूसरे से, और इसके लिए इस दृष्टि से अनुसंधान किया जाए। जो चीजें अभी उस क्षेत्र में अर्जित नहीं किया गया है उसको प्राप्त किया जाए, उसको प्राप्त करने से ही, जैसे अभी कंप्यूटर की माने कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें अभी भारत की सभी भाषाएं शामिल अगर नहीं हुई हैं, और जो भाषाएं अभी अस्तित्व में ही लगता है कि नहीं है मगर उसके प्राचीनतम वो प्राप्त होते हैं, उसका सॉफ्टवेयर कैसे विकसित हो, उसके लिए किन किन तरह की चीजों की जरूरत है, इस पर अनुसंधान करने के लिए वो कहता है कि स्नातक स्तर पर ही बच्चे को मोटिवेट किया जाए और चौथे वर्ष में उसको अनुसंधान परक शिक्षा की जरूरत है।
एमए का जो पाठ्यक्रम है वो रहेगा, उस रास्ते से जो अपना रिसर्च आदि करते जाते हैं वो अपना करते रहे, मगर स्नातक स्तर पर भी। दूसरा कि इसको इतना लचीला बनाया गया है कि आपको मन है कि 1 साल पढ़ के तब तक दूसरा काम करते हैं, फिर 2 साल पढ़ के दूसरा काम करते हैं, फिर तीसरे वर्ष में भी आते हैं तो हम फिर वहां से शुरू होते हैं। यह सुविधा इससे पहले नहीं थी। अगर आप निरंतरता में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। आज हर पाठ्यक्रम के लिए एक डिग्री है, और हर पाठ्यक्रम के में आपको जो भाषा पढ़नी है उसके लिए चयन की सुविधा कि नहीं, हम इसके लिए ये भाषा पढ़ेंगे। और उसमें एक और सुविधा दी गई है कि आप मैंने प्राइवेट सेक्टर से भी, सरकार मान लीजिए शिक्षक, उस तरह के शिक्षक सरकार अभी उपलब्ध नहीं करा सकी है, तो ऐसी स्थिति में ये इंस्टीट्यूशन को भी कहता है कि आपको ये छूट होगी कि उसके लिए जो कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति है तो उसका उपयोग आप उसके लिए कर सकते हैं। आपके समाज में ही उस तरह का व्यक्ति अगर उपलब्ध है तो उसकी विशेषज्ञता का लाभ आपको लेना है। तो यह भी एक काम। दूसरा ये आपको हुनरमंद हुए, जैसे किसी थीम पर कोई फिल्म बनी, 3 इडियट मान लीजिए, तो उसमें कि IITian अगर है, उसको डिग्री भी अच्छी हो गई, और जब उसको काम करने के लिए भेजा गया तो उसमें गुणवत्ता माने लगता है कि नहीं है, या उसमें कौशल नहीं है काम करने का, तो कहता है कि प्रारंभ से ही बच्चे को माने वो जो आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से यही बात उसको बताई जाती है कि बच्चे जब तक आपके पास नहीं होंगे, जब तक वो आपसे इंटरेक्ट नहीं होंगे, उनकी अंतः क्रियाएं शिक्षक के साथ नहीं होगी, तब तक उनमें वो दक्षता नहीं आएंगी, और दक्षता नहीं आएगी तो फिर वो भारत के किसी काम का नहीं रहेगा, वो बेहतर नागरिक नहीं बनेगा, राष्ट्र के विकास में उसका कोई योगदान नहीं होगा। और इन दृष्टियों से वही कि उसकी जो भाषा है, मान लीजिए कि वो जिस भाषा में पाठ्यक्रम बनाया गया है उस भाषा में वो पारंगत नहीं है, उसकी एक अपनी भाषा है, तो कहता है कि उसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद की क्षमता है उसको कैसे विकसित किया जाए, उसके लिए अलग से कहता है शब्दकोश बनाना की। और अभी मतलब हम लोग जैसे उर्दू से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, फ्रेंच से हिंदी, हिंदी से फ्रेंच, ये कुछ खास खास जो भाषाएं हैं जिसका अनुवाद अभी तक हो सका है, कहता है नहीं, भाषा का आज की भाषिकता का या भाषा संरचना का एक बड़ा काम यह भी है कि जो भाषाएं केवल शास्त्र सम्मत नहीं हुई हैं मगर लोक जीवन में प्रचलित हैं, उनको भी वैसा स्टेटस दिया जाए, उसको भी प्रचलन में लाया जाए, और उसको भी शास्त्र सम्मत जो भाषा है उससे संबद्ध किया जाए, उसका अनुवाद उन भाषाओं में भी किया जाए। तभी एक बड़ा वर्ग भाषा के प्रति जागरूक होगा, भाषा के प्रति उसमें वो संचेतना जागृत होगी, और तभी वो दूसरी भाषा, जैसे अभी हमको लगता है कि 90 के आसपास जो एक पाठ्यक्रम बिहार के विश्वविद्यालयों में या यूजीसी द्वारा ही अनुशंसित था, उसमें एक दक्षिणी भारत की भाषा पढ़ना अनिवार्य था। तमिल पढ़िए, तेलुगु पढ़िए, मलयालम पढ़िए, एक पेपर में वो पढ़ना था। तो यह जो भाषा विद्वेष के कारण प्रदेश में आपस में भी एक संघर्ष होता रहा है, क्योंकि जब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश की राजभाषा क्या हो इस पर विमर्श किया था, और खरी बोली हिंदी को इसके लिए चयनित किया गया था, तो भारत के जो दक्षिणी भारत के 9 प्रदेश थे उन लोगों ने विरोध किया था, और ये यहाँ तक कहा था कि अगर ऐसा किया गया तो हम समझेंगे कि हमारे साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है और हम भाषा के नाम पर देश का विभाजन पसंद करेंगे। अभी हम 14 अगस्त 47 को धर्म के नाम पर बटे थे, और 49 आते आते हम भाषा के नाम पर बटने लगे। तो उसके लिए एक बीच का परिभाषा फॉर्मूला के माध्यम से व्यवस्था की गई कि 15 वर्षों तक गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं अपने नागरिकों को हिंदी की ऐसी शिक्षा देंगे, उनकी अपनी भाषा भी बनी रहेगी, और उसके बाद राष्ट्रपति के
पास उनका एक अनुशंसा पत्र जाएगा, उस दिन से संविधान सम्मत राजभाषा हिंदी समग्र भारत की राष्ट्रभाषा हो। संविधान सम्मत होकर भी आज समग्र भारत की राजभाषा हिंदी नहीं है, और हर 15 वर्ष के बाद उनको 5 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार से अगर तमिलनाडु की सरकार या कर्नाटक की सरकार संवाद करती है तो हमको कन्नड़ नहीं आता या हमको तमिल नहीं आता और उनको हिंदी नहीं आती, तो उसमें वही थर्ड जो संपर्क भाषा है अंग्रेजी, उसमें ये दोनों सरकारें बात करती हैं। तो ये अंग्रेजी का वर्चस्व राजकीय शासकीय कारणों से हमेशा बना रहा, इसको भी धीरे धीरे कम करना है, इसलिए बहुभाषिकता को महत्व देना है। स्थान विशेष की भाषा को बनाए रखते हुए हमारी जो शासन प्रणाली की संविधान सम्मत भाषा है उसको कैसे प्रमुखता दी जाए, यह इसका भी ध्यान इसमें किया गया है। और सबसे कि किसी भी राष्ट्र, जैसे भारत कई बार पराधीन हुआ है, तो पराधीनता के कारणों पर विचार करते हुए आचार्य शुक्ल ने एक निबंध ही लिखा है, अध्ययन। तो उस अध्ययन निबंध में उनकी चर्चा की है उन्होंने, और कहा है कि जब जब हम ज्ञान के स्तर पर पराश्रित होते हैं, यानी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी अनुग्रह आधारित जब हमारा जीवन या हमारे राष्ट्र का जीवन होता है, तब तक हम चिंतन और विचार के स्तर पर पराधीन हो जाते हैं। और चिंतन और विचार, बेहतर चिंतन तभी हम किसी भी व्यक्तित्व में उभरता है जब वह अपनी भाषा में सोचता और काम करता है। अब यह अपनी जो भाषा है ये एक प्रकार से स्थानीय भाषा कह लीजिए, मातृभाषा कह लीजिए। अब हिंदी पट्टी में तो मान लीजिए कि जो लोक भाषा भी है और ये राजभाषा है उसमें बहुत विभेद नहीं है, मगर उन क्षेत्रों में, उन दक्षिणी भारतों में जहाँ की स्थानीय भाषा और उनकी जो अपनी प्रदेश विशेष की भाषा है, उस दोनों में जो पार्थक्य है उसके कारण ये परेशानी होती है। यानी हमारी जो संस्कृति है उसको सम्मिश्रित होने में माने कठिनाई होती है, और संस्कृति में अगर समानता नहीं होगी, समन्विति नहीं होगी, तो राष्ट्र की जो अखंडता है या राष्ट्र का जो सशक्तता है या अखंडता है वो प्रभावित होगी। तो किसी भी शिक्षा पद्धति का एक बड़ा लक्ष्य यह भी है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनमें भारत के प्रति और भारत की नागरिकता के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो, और स्वस्थ दृष्टिकोण के विकास के लिए उनको उन्हीं की भाषा में, जैसे भाषा संस्कृत बहुत समृद्ध भाषा थी और धीरे धीरे वो प्रचलन से गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि शास्त्रीयता और व्याकरणिक अनुशासनों से इतना जटिल हो गई कि श्रमिक वर्ग उस भाषा को बोलने में असमर्थ हो गया। अब जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो श्रमिक वर्ग की भाषा बोलने के लिए मजबूर हो गया, और किसी भी भाषा को, समृद्ध भाषा को परिवर्तित होकर दूसरी तीसरी भाषाओं में विकसित होने के यही आधार होते हैं, यानी जन को महत्व देना, है ना, जन की भाषा को भी महत्व देना। और एक स्टेज आता है जब शास्त्रीय भाषा का विकास स्थगित हो जाता है और उसके समानांतर एक जो लोक भाषा है वो धीरे धीरे विकसित होती है, उसका साहित्य लिखा जाता है, उसको प्रसिद्धि मिलती है। तो हमारे यहाँ कई ऐसी संस्थाएं हैं कला और संस्कृति या साहित्य के विकास के लिए, जो क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को भी समय समय पर सम्मान आदि प्रदान करती है। और उस सम्मान का अभिप्राय यही होता है कि अपने, चूंकि यह काम केवल सरकार के स्तर से नहीं हो सकता है, सरकार के पास ऐसे हैंड्स नहीं है कि वो हर क्षेत्र में जा जाकर वहाँ की लोकल भाषा, ये वहाँ का जो कलाकार है या वहाँ का जो लेखक है, वहाँ का जो साहित्यकार है, वही उस भाषा को उतना आगे ले जाने का काम कर सकता है अपने लेखनों के द्वारा। और उन लेखकों को, जैसे एक आदमी अभी कन्नड़ में कुछ लिख रहा है और एक आदमी हिंदी में लिख रहा है, अब इस दोनों में भारत का संदर्भ एक ही है, एक ही तरह की शासन व्यवस्था है। अब इस दोनों के लेखन में क्या समानता है, ये अपने नागरिकों को या उसके परस्पर के व्यवहार को कैसे लक्षित कर रहा है। अब यह जो
माने एक दूसरे से जोड़ने का तरीका है। इसके लिए भाषा एक बहुत बड़ी संपदा है जो उपहार स्वरूप किसी भी नागरिक को प्राप्त होती है, और उसके लिए भारतीय पाठ्यक्रम में विद्यालयी शिक्षा से ही इसकी व्यवस्था की गई है कि बच्चे को एक से अधिक भाषा का बोध कराया जाए। और भाषा बोध जब बच्चे में होगा तो ज्ञान और प्रौद्योगिकी की कोई भी शिक्षा वो आसानी से ग्रहण कर सकता है। और सरकार इसके लिए अपने नई शिक्षा नीति 2020 के संकल्प में इसको स्वीकृति प्रदान करते हुए इसका जो प्रावधान किया है यह स्वागत के योग्य है। और वैसे तो यह भी प्राथमिक स्तर पर है, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो लगता है कि इन विषयों को पढ़ाने वाला शिक्षक कहाँ दिया ये वो, मगर फिर भी कोशिश करने से सब कुछ होता है। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा के प्रसंग में जैसे हमारे यहाँ 3 प्रकार के टीचर हैं, उर्दू के भी टीचर हैं, तो हमारा बहुत सारा जो लड़का है जो हिंदी भाषी है मगर उसको हम लोगों ने प्रेरित किया तो उर्दू की ओर वो गया। वो अपने एक विषय के रूप में ये इसी रखता है, चाहे वो विज्ञान का विद्यार्थी हो या सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी हो। तो यह जो काम है भाषा के प्रति एक दूसरे में संचेतना जागृत करना, इसके लिए पहले जिस तरह के प्रावधान थे पहले भी, ऐसा नहीं था कि नहीं है, लेकिन उसको प्रायोगिक दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से बहुत अनुकूल नहीं बनाया गया था, जिसको इन आज के दिनों में बनाया जा रहा है। और तीसरा कि भारत की जनसंख्या को देखकर दुनिया का जितना भी विकसित राष्ट्र है वह भी चाहता है कि भारत से हमारी मित्रता हो, भारत से हमारा संबंध ऐसा हो कि हमारा बाजार फले फूले। तो बाजार फले फूले और हम बाजार के अधीन नहीं हो, यह हमारा संकल्प है, यह हमारे राष्ट्र की का चिंतन है कि हम वैश्विक जरूर हों मगर हम केवल मंडी नहीं बने, हम दुनिया के देशों के लिए सामान बेचने के लिए तैयार नहीं हो। और इसके लिए वो कहता है कि आप विदेशी भाषाओं पर केवल केंद्रित नहीं हुई, विदेश की भाषा जानना अलग बात है और उसका कायल हो जाना बिल्कुल अलग बात है। और जो भी पीढ़ी भाषा के स्तर पर राष्ट्रीय नहीं होगी वो राष्ट्रीय चरित्र ही नहीं हो सकता है। आपको राष्ट्रीय चरित्र बनने के लिए, राष्ट्र का नागरिक बनने के लिए अपनी भाषाओं को, और अपनी भाषा जब हम कहते हैं तो भारतीय भाषा है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम भारत की कोई एक भाषा जानते हैं तो सो नहीं, उन सभी भाषाओं का समादर करना होगा। और उच्चतर माने जो शिक्षक होंगे किसी भी तरह के, उनको एक से अधिक भाषाओं को सीखने जानने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा। जो नहीं करेंगे वो इस सिस्टम में ठहर नहीं सकते हैं, उनको किनारे हो जाना पड़ेगा। क्योंकि हर क्षेत्र में जो तेजस्विता आई है, हर क्षेत्र में जो प्रखरता आई है, और ये संचार माध्यमों में जो उसमें तीव्रतर प्रतिस्पर्धा की है, पैदा की है, तो उसके कारण भी हमको आपको ये लगता है कि जो वाशी ज्ञान है उससे विमुख होना पड़ेगा। एक नई प्रकार की संचेतना जो पूरे भारतीय परिदृश्य में परिलक्षित होता है, उसमें हमको आपको इन्हीं तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, मतलब इसको और वर्कशॉप के रूप में अगर मैंने किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। कार्यशाला इस तरह के आयोजित किए जाएं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के भाषाविदों को या लेखकों को बुलाकर उनसे भी परस्पर एक भाषा से दूसरे भाषा को कैसे समन्वित किया जाए, ये काम अगर होगा तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अवश्य पूर्ण होगी। और क्या, और आप लोग जो बीएड के शिक्षक हैं तो वो तो शिक्षक ही हैं जो प्रशिक्षण देते हैं, हम लोग मूल रूप से शिक्षक।
प्रशिक्षण कम देते हैं, शिक्षा ज्यादा देते हैं। तो शिक्षा ज्यादा देते हैं मतलब हम लोग हवस में हैं, आप लोग दीक्षा देते हैं इसलिए आप लोग देवघर तो प्राप्त कर लिए हैं, है ना। तो और नई शिक्षा नीति में वो जो बीएड के लिए भी प्रावधान किया गया है वो बहुत अच्छा है। उसका पाठ्यक्रम थोड़ा उलट पुलट के मैंने देखा तो हमको लगा कि, और एक अभी नवंबर में हमारे यहाँ 19-20 को नैक हुआ है, तो उसमें हिमांशु पांड्या आए थे जो चेयरमैन थे हमारे गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति। तो वो भी इस शिक्षा नीति के डिजाइन करने में मतलब मेंबर थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो अलग से हम लोगों ने कुछ कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं और सरकार की क्या मंशा है। और मंशा सब के मूल में वही है कि भारत सभी दृष्टियों से सशक्त हो और इसके गुरु विश्व गुरु बनने की, विश्व गुरु था और विश्व गुरु फिर से ये बनकर रहे, ये अवधारणा इसमें निहित की गई है। अब जैसे विगत 50 वर्षों में यूनेस्को ने डाटा दिया है कि 220 में से 197 भाषा भारत की गायब हो गई। तो धीरे धीरे इन जातियों का, धर्मों का और संघों का, संप्रदायों का, राज्यों का अगर इस तरह से विलोपन हो गया तो फिर भारत वर्ष का अस्तित्व क्या रहेगा। तो केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही भारत को उन्नत नहीं होना है, भाषा की दृष्टि से भी भारत माने भारत को सचेत होना है। ये नई शिक्षा नीति को देखने से प्राप्त होता है। और इसमें जैसे पाठ्य पुस्तकों का नए तरीके से निर्माण करना है, और करना है तो उसमें पाठ्य पुस्तक से ज्यादा उसके अभ्यास पाठ्यक्रम को महत्व देना है। लोग भी अपने यहाँ पाठ्यक्रमों में, पाठ टीका में, लेसन प्लान में ये सब कराते हैं। तो ये सब काम कहता है कि सामान्य शिक्षाओं के स्तर पर भी होना चाहिए। पुस्तकें जो बनाई जाए उसमें केवल थ्योरी और कुछ प्रश्न दे दिए गए, ऐसा नहीं। इसका डिजाइन इस तरह से किया जाए कि बच्चे को पाठ बिना पढ़े उन प्रश्नों का उत्तर न मिले, या बच्चे पाठ पढ़ने को विवश हों। और पाठ जब उस तरह पढ़ेंगे तो निश्चित ही उनको जो दायित्व मिलेगा अपने विषय विशेषज्ञता के क्षेत्र में वो बेहतर कर सकेंगे। अब एक जैसे एमडीसी एक विषय आया है। एमडीसी मतलब कि साइंस वाला भी समाज विज्ञान पढ़े, पहले ऐसा नहीं था। हम लोग के समय में साइंस फिजिक्स ऑनर्स का विद्यार्थी केवल केमिस्ट्री रखता था या मैथ रखता था सब्सिडरी, है ना। तो एक तो वो केमिस्ट्री या मैथ रख सकता है आज के दिन में, लेकिन एक वो ह्यूमैनिटीज का विषय पढ़ना होगा या समाज विज्ञान का पढ़ना होगा। तो पहले तो हम लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया। अब लगता है कि नहीं, हर व्यक्ति को इन तरह की सामान्य जानकारी की जरूरत है। लेकिन जैसे विज्ञान वाले को अमूमन हिंदी की अच्छी किताबें नहीं प्राप्त होती हैं, तो इसमें प्रावधान किया है कि इसका सिलेबस बनेगा, इसकी पुस्तकें अन्य भाषाओं में भी आएंगी, हिंदी में ही नहीं अनेक भाषाओं में भी आ सकती हैं। अब इसके लिए शिक्षक को भी कहता है कि आप अध्ययनरत रहिए, और विद्यार्थी को भी कहता है कि आप क्लास में आइए। 1977 के बाद एक नई जो व्यवस्था शिक्षा जगत में हुई, चाहे इसके जो कारण रहे हों, उसमें विद्यार्थियों का क्लास में आना कम हो गया धीरे धीरे। ये चिंता का विषय। और इसीलिए आज के दिन में एमए का लड़का आता है, उसको आवेदन नहीं लिखने आता है, भाषा ही नहीं आती है। अब यह जो दुर्बलता है, यह पाठ्यक्रम की दुर्बलता है कि शिक्षक की दुर्बलता है कि वो जो शिक्षा प्रणाली है उसकी दुर्बलता है, यह विचारणीय है। इसको कम करने के लिए यह लक्षित हुआ है सरकार के स्तर पर, या जो नीतियां बनाते हैं उनके स्तर पर भी। इसलिए इसका डिजाइन किया गया कि बच्चों को की उपस्थिति भी अनिवार्य है और बच्चों से इंटरेक्शन भी। और आपका बच्चा है, आप पढ़ाते हैं तो आपको ही मूल्यांकन भी करना है ना। और इसी से पता चलेगा कि आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, या बच्चा
इंस्टीट्यूशन या अपने कैरियर के साथ क्या कर रहा है। तो इन सब को के परीक्षण के लिए भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। और एक जो भाषा का संबंध लिपि से है, तो जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं या जिसका अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बना, तो उन भाषाओं की लिपियों के लिए भी कहा है कि हम काम करेंगे। अब इसके लिए सरकार कौन कौन सा वैसे चिन्हित किया है कि इसके लिए कहाँ कहाँ लैब स्थापित करना है, भाषा का लैब। उस लैब में मौखिक रूप से वो भाषा प्रचलित है, मगर उसकी लिपियां नहीं है। तो लिपियां नहीं है तो उसमें कुछ छपा ही नहीं, और उस भाषा को जीवित भी रखना है, अस्तित्व में भी रखना है। तो इसके लिए भी एक सरकार ने प्लानिंग किया है। तो वो भी महानगरों में कहा है कि खासकर जगह उसके हम लैब बनाएंगे, और उसमें काम करने वाले जो लोग होंगे उनकी नियुक्ति होगी जरूरी नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र का आदमी होगा, अगर उसमें उनकी दिलचस्पी है तो हम उसको रखेंगे। अभी तक हम लोग समझते हैं कि इस नौकरी के लिए योग्यता जरूरी है। इसमें कहता है कि नहीं, बाहरी आदमी भी अगर रुचि रखता है और उसको उसमें पैठ है तो उसका उपयोग किया जा सकता है ना। तो यह जो सुसंबद्धता है कि आम आदमी से नैक वाला भी में जो पॉइंट सब है उसमें कहता है कि सामाजिक स्तर पर लोगों को जोड़िए, है ना, उसमें वो अलग से पॉइंट करता है। तो हम लोग भी पेरेंट्स मीटिंग, पूर्ववर्ती छात्रों की मीटिंग, ये सब माने करते हैं। तो समग्र जो में अगर देखिएगा तो लगेगा कि किसी भी भारत के समुदाय का कोई भी वर्ग अपने को अछूता या पिछड़ा न समझे, उसको लगे कि हम मुख्य धारा में हैं। और मुख्य धारा में जब सब नागरिक होगा तो सब कुछ कुछ अच्छा करेगा, और अच्छा करेगा तो सब में वो चीजें विकसित होंगी। तो हालांकि मैं आज सोच रहा था कि समय से आऊं, और हमको ड्राइवर ने आज चकमा दे दी। तो इन 6 वर्षों में आज मैं पहली बार बस से आया इस कार्यक्रम के लिए कॉलेज, है ना। और फिर सर लगता फिर था भी कि आप जाम होगा तो समय से है? ही है, समय से ही है, हाँ। 1 बजे से ही शुरू था। नहीं और नहीं, मैं दुश्चिंता में था कि अब क्या होगा, मैंने ड्राइवर से कांटेक्ट हुआ ही नहीं, और वो किसी बारात में जाके सो गया, है ना। सो गया तो अब हम संकट में आ गए कि अब हम क्या करें। चलिए। अच्छा, और किसी कोई इनसे सवाल हो? हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछा जाए। मतलब मैंने मूल रूप से 3 बातें कही हैं। एक कि हमारे प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको हम गुरुकुल परंपरा कहते हैं, उसका ख्याल रखा गया है इस नई शिक्षा नीति में। इसके लिए मैंने महावग्र का उदाहरण दिया कि कोई भी पौधे गैर औषधीय नहीं है। 2 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उसने यह निष्कर्ष अपने गुरु को दिया, और गुरु उससे संतुष्ट हुए और कहा कि जाओ। हम जिस बच्चे को प्रमाण पत्र देते हैं पास आउट का, उन बच्चे में यह किसी भी तरह से कोई परीक्षित करे तो ये लक्षित होना चाहिए कि ये पारंगत है इस विद्या का। एक बात ये मैंने कही कि उसी गुरुकुल परंपरा को फिर से स्वीकृत करके ही भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा माना जाता है। दूसरा कि थियोरेटिकल ज्ञान, क्योंकि भारत के हर नागरिक को नौकरी नहीं हो सकती है, मगर जीना सबका अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में काम करते हुए कैसे जिया जा सकता है, और इसके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अभी हम आ रहे थे तो VC ने 30 पेज का भेजा, UGC का एक कार्यक्रम, कहा कि कोर्स आप चलाइएगा सो जल्दी से बताइए, है ना। तो हमने कहा कि हाँ हाँ, बिना देखे कि हाँ हम चलाएंगे। तो उसको यहाँ आके जो मैंने ऊपर से देखा तो लगा कि वही सब चीजें, वही कौशल विकास, और उसके अंतर्गत उन्हीं बच्चों का जिसका एडमिशन आपने को एजुकेशन में किया हुआ है, कोई बच्चा इसमें बाहर से नहीं आएगा। तो इस तरह का एक दो और इस तरह के की संस्थाएं हैं जिससे हम लोगों ने अनुबंध किया है। तो सब का अभिप्राय यही है कि आप
एक दूसरे से साहचर्य बनाकर समन्वय स्थापित कर अपने बच्चे को इतना दक्ष करिए, अपने बच्चे को इतना पारंगत करिए कि उसको जीवन जीने में असुविधा नहीं हो। ये नई शिक्षा नीति का मूल ध्येय है। और यह भी कि वो कल ऐसा नहीं महसूस करे कि मैंने ये विषय नहीं पढ़ा है। सबको सब विषय पढ़ने की छूट। 2 वर्ष वो विषय पढ़े, 1 वर्ष वो भी विषय पढ़ेगा, है ना। व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी साथ साथ करेगा। तो यह जो लचीलापन लाया गया है पाठ्यक्रम में, जो पहले नहीं था। आप ये विषय चुने हैं तो आपको यही पढ़ना है, ये बाध्यताएं खत्म हुई हैं। और ये भाषा के स्तर पर भी हुई हैं और दूसरे ज्ञानानुशासनों के स्तर पर भी हुई। और इसमें जो शिक्षक हैं और जो शिक्षार्थी हैं, दोनों के लिए बड़ा मैसेज है, टास्क है कि आपको ये ऐसे ही करना होगा, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। इन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो सर मैं डॉक्टर अजय कुमार बीएड विभाग से बोला था सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हम लोग लिंग्विस्टिक लैब डेवलप करते हैं खासकर बीएड डिपार्टमेंट में, जी जी, इसमें मुख्य फोकस तो हमारे पास 3 भाषाएं ही रहता है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, नहीं संस्कृत तो हो गया। वो हाँ जी जी जी, ये सरकार ने भी इसको महसूस किया है और उसने चेन्नई और 4 जगह बम्बई और कहीं कहीं दिया है कि उसके लिए अलग से ही व्यवस्था भी होगी। हमारा आपका काम अपने ऐसे इंटरेस्ट वाले लड़के को वहां भेजकर प्रशिक्षित कराना है, या पहले फेज में शिक्षक को जाकर प्रशिक्षित होना है। अभी हर इंस्टीट्यूशन में वैसा लैब बन जाएगा ऐसा नहीं। जी सर जी, ये महसूस किया गया है कि समूचे भारत में मैंने हो जाने से भर से नहीं होगा, इसका लैब बनाना पड़ेगा। और लैब बनाने के लिए वो मतलब उसका पाठ्यक्रम भी कहता है बनाना पड़ेगा, है ना। तो पाठ्यक्रम जो बनेगा तो उसके लिए वो कुछ सेंटर बनाने जा रहा है और हमको आपको ये कहा जा रहा है कि आप में जो इस तरह के बच्चे हैं रुचि संपन्न, जो जिनको उनमें रुचि है, उनको वहां भेज के प्रशिक्षित। अभी किसके कॉस्ट पर होगा ये सब अभी बहुत इसमें डिफाइन नहीं है उनके संकल्प पत्र में। जी सर, क्योंकि हर काम के करने में तो एक बजट भी शामिल होता है ना। तो उसके प्रसंग में भी हाँ, कुछ एनजीओ आदि को भी उसने इसके लिए अधिकृत किया है। चूंकि कुछ एनजीओ वाले हमारे पास आते हैं कि सर हमसे एमओयू साइन कर लीजिए, है ना। तो उससे लगता है कि कुछ काम मैंने उस माध्यम से भी होगा। जी जी सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। आप इतना अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया।